मुझे इसे सीखने में 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको 30 मिनट से भी कम में सिखा दूंगा। अमीर बनने के लिए आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए। मेरे पास 7 इनकम सोर्सेज हैं जो मुझे हर हफ्ते $1 लाख से ज्यादा कमा कर देते हैं। तो आज मैं आपको हर इनकम स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा, कैसे मैंने इसे शुरू किया और इन्हें 1 से 5 के स्केल पर रेट करूंगा। ये वीडियो फ्यूचर मिलियनेयर्स बनाएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने और 9 to 5 जॉब से निकलने में मदद करेगी। सबसे पहले मेरे रिटेल स्टोर्स, जहां मैं रिमोट कंट्रोल प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कार्स और भी बहुत कुछ बेचता हूं। कई लोग सोचते हैं कि अपना स्टोर शुरू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना। अब ये सोच अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स के स्टार्टअप कॉस्ट कम होते हैं, ग्लोबल कस्टमर्स मिलते हैं और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है कि आप इसे कहीं से भी चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन स्टोर्स ईजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल स्टोर्स आउटडेटेड या इम्पॉसिबल है। मेरा मतलब है साइडमैन कितने सारे फिजिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, फ्राइड चिकन शॉप से लेकर क्लोथिंग स्टोर्स तक। लेकिन मार्क, एक रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए बहुत से पैसे चाहिए, तो मतलब अमीर बनने के लिए पहले से ही अमीर होना जरूरी है। डिसलाइक्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। मुझे पता है कि ऐसा लग सकता है, लेकिन जब मैंने अपना स्टोर शुरू किया तब मेरे पास बहुत कम पैसे थे। मैंने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ दी थी और स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था। मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी जिस पर भरोसा कर सकूं, तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, इसे कामयाब बनाना। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए आसान था, क्योंकि सच में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला मॉडल शॉप खोला था तो मैंने अपनी वैन के पीछे एक स्लीपिंग बैग रखा था, क्योंकि अगर मैं उस दिन अच्छा पैसा नहीं कमाता तो मेरे पास फ्यूल भरवाने तक के पैसे नहीं होते और मैं घर वापस भी नहीं जा पाता। तो फिर मैं बिना पैसों के शॉप शुरू करने में कैसे कामयाब हुआ? मैंने फंडिंग ली, और ये कुछ ऐसा है जो आप भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स लिए। स्टेप 1, एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना। सबसे पहले मैंने स्टोर की एक सही लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर यह सोचा कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करूंगा, कितने पैसे लगेंगे, उन्हें मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और आखिर में मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। पहले तो मैं जितना कर सकता था कर लिया बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, लेकिन अब आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। फ्री में ऑनलाइन एक बिजनेस प्लान टेम्पलेट ढूंढिए और अपने प्लान को जितना हो सके प्रोफेशनल बनाइए। स्टेप 2, थोड़ा कस्टमर रिसर्च कीजिए। आपको कोई सस्ता तरीका निकालना होगा ये चेक करने के लिए कि आपका बिजनेस सच में चलेगा या नहीं। बहुत सारे लोग एक बढ़िया बिजनेस प्लान बनाते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं कि वो ये तक नहीं सोचते कि अपने पोटेंशियल कस्टमर से पूछ लें कि उन्हें ये पसंद आएगा भी या नहीं। इस स्टेप में बस आपको बाहर निकलकर असली डेटा कलेक्ट करना होता है। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से आपका बहुत सारा पैसा और सिर दर्द बच सकता है। हो सकता है कि आपको ये भी समझ आए कि आपके प्लान में कुछ चेंजेस की जरूरत है। मैंने ये अनजाने में कर लिया था, क्योंकि मैं वीकडेज पर किसी और की मॉडल शॉप में काम करता था। इससे मुझे कस्टमर से बात करने और बिजनेस की उन प्रॉब्लम्स को समझने का मौका मिला जिन्हें मैं अपने काम में अवॉइड कर सकता था। आप एक क्लिपबोर्ड लेकर भी घूम सकते हैं और लोगों से उनकी राय जान सकते हैं, जिसे स्कूल में सर्वेस करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको किसी सिमिलर बिजनेस में पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया कस्टमर रिसर्च अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं सच कह रहा हूँ। स्टेप 3, फंडिंग लेकर आओ। मैंने अपना इनिशियल पैसा एक बैंक लोन के रूप में लिया था। लोन लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैं इतने बैंक मैनेजर्स के दरवाजे खटखटा चुका था कि किसी न किसी ने मुझ पर भरोसा कर ही लिया। आजकल तो और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे क्राउड फंडिंग। अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है तो आप एक किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके डायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर से फंडिंग जुटा सकते हैं। राइट, अब मेरी 3 कोर कैटेगरीज में से इस इनकम सोर्स को 5 में से कितने स्टार्स मिलने चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहले, एक रिटेल स्टोर को मैनेज करने में कितना टाइम लगता है। मैं इसे 2 out of 5 स्टार दूंगा, क्योंकि सच कहूं तो स्टार्टिंग में ही आपका बहुत सारा टाइम ले लेता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं, खासकर जब आप इसे स्केल करना शुरू कर देते हैं। स्टाफ हायर करके और ऐसे सिस्टम सेट करके जो आपकी गैर मौजूदगी में भी बिजनेस रन कर सकें। अब तो मैं हफ्ते में मुश्किल से कुछ ही घंटे स्टोर पर लगाता हूँ। दूसरा, आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं इसे 4 out of 5 स्टार दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी टेंशन यही होती है, पैसे कहां से लाऊं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको अकेले सब कुछ नहीं करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लोन और क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, अगर उन्हें आपके बिजनेस में पोटेंशियल दिखे। तीसरा, हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है, जानते हैं? मैं तो कहूंगा इस पर 5 out of 5 स्टार्स बनते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पैशनेट हैं और आपको उसकी अच्छी नॉलेज है तो आप जरूर बेचेंगे। एक टॉप सेलर बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, खुद को भी बेचना सीखिए। टॉप सेलर बनने के लिए कस्टमर को प्रोडक्ट और आप पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, मेरा खुद का ब्रांड और प्रोडक्ट रेंज है, जिसे मैं चाइना में मैन्युफैक्चर करता हूँ और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जब मैं छोटा था तो अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग दुकानों की शेल्फ पर देखने का सपना देखा करता था। स्कूल में बैठकर अपने मॉडल एयरप्लेन डिजाइनों को देखते हुए सोचता था कि कैसे इसे असलियत में बदल दूं। मुझे हमेशा से लगता था कि इसके लिए कई $1 मिलियन, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम की जरूरत होगी, लेकिन मैं गलत था।
मुझे क्या पता था कि कुछ सालों बाद मैं उन्हीं डिजाइनों को हाथ में लिए चाइना जाने वाले प्लेन में बैठा रहूंगा। तो फिर मैं एक छोटे से बच्चे से, जिसका सिर्फ एक सपना था, एक सक्सेसफुल ब्रांड ओनर कैसे बना? मैंने सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो किए जिन्हें आप भी अपनाकर अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप है सही नीश चुनना। मेरे समय में मॉडल एयरप्लेन बहुत पॉपुलर थे। जब लोग नए कॉम्पिटिशन्स देख रहे होते या नए डिजाइन्स के लिए क्रेजी हो रहे होते, तब वो अपने किट्स और एक्सेसरीज कलेक्ट करके अपने ही स्टाइल में कस्टमाइज करने में बिजी होते। इसे आजकल कल्ट फॉलोइंग कहा जाता है। आपको ऐसी नीश ढूंढनी होगी जो सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉपुलर बनी रहे। मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज फॉलो करता और कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेता। आपको ये समझना होगा कि इस नीश के लोग किस चीज को लेकर पैशनेट हैं। साथ ही उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करें ताकि आप इसका एडवांटेज ले सकें। स्टेप 2, ट्रेंड्स पर नजर रखें। एग्जाम्पल के लिए ब्रांड रिप्रेजेंट को देखिए। वो अचानक इतना पॉपुलर हो गया कि हर किसी की क्रिसमस लिस्ट में आ गया। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड पहचाना और इसे कैपिटलाइज किया अपने ओवरसाइज्ड हुडीज और ट्रैक सूट सेट से। यही वो मोमेंट था जब उन्होंने अपना नाम बनाया। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब देखिए वो फिटनेस गियर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो न्यू और राइजिंग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ यूके में फिटनेस इतना पॉपुलर हो गया है कि 74% लोग फिटनेस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाइट क्लब्स तक बंद हो रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन अब उतना ड्रिंक नहीं कर रही। रिप्रेजेंट ने इस ट्रेंड को पहचान लिया और डिमांड के हिसाब से नया क्लोथिंग रेंज बना दिया। आपको भी अपनी चुनी हुई नीश में यही करने का टारगेट रखना चाहिए। स्टेप 3, एक कल्चर बनाना। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं तो यही आपकी सीक्रेट सॉस होगी। अब सिर्फ सामान बेचना काफी नहीं है, लोग कुछ बड़ा और स्पेशल फील करना चाहते हैं। अगर आपकी ब्रांडिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे वाइब के लिए होगी तो कस्टमर्स आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। मेरा बेटा कर्टिस हाल ही में सुपर 10 के स्पार्टन रेस में शामिल हुआ था, जिसमें कई सारे ऑब्स्टिकल्स थे जैसे मंकी बार्स, रोप क्लाइंब और आइस वाटर स्विमिंग भी। अब ये सिर्फ एक रेस नहीं रह गई है, ये अब एक मूवमेंट बन चुका है जहां लोग अपनी लिमिट्स टेस्ट करते हैं और अपने जैसे माइंडेड लोगों से मिलते हैं। उन्होंने एक ऑथेंटिक कम्युनिटी बनाई है जिसमें पिछले साल करीब 1.5 मिलियन लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि एक शादी भी हुई थी रेस की स्टार्ट लाइन पर, जहां पूरी वेडिंग पार्टी ने कोर्स पूरा किया। तो सोचिए कि आप अपने नीश में ऐसा क्या कर सकते हैं। अब आते हैं रैंकिंग पर। पहला सवाल, अपनी खुद की ब्रांड बनाने में कितना समय लगता है? मैं इसे 2 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा क्योंकि आपको इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रेगुलरली ऑनलाइन पोस्ट करना होगा, ऑडियंस बनानी होगी, रिसर्च करनी होगी और ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना होगा ताकि आप उनके साथ आगे बढ़ सकें, ना कि उनके नीचे दब जाएं। दूसरा सवाल, इसके लिए कितने पैसे चाहिए? मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 रेट दूंगा क्योंकि आपको थोड़ा इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा, लेकिन एक बार जब सेल्स आना शुरू हो जाए तो ग्रोथ तेजी से हो सकती है और आप फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल, हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है? अगर आपने पहले 2 स्टेप्स फॉलो किए हैं तो मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा और अगर आप तीनों स्टेप्स पूरे कर लेते हैं तो 5 आउट ऑफ 5। अगर आपने सही हाइप बना ली और लोग आपके ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं तो हफ्ते में $100 कमाना मुश्किल नहीं होगा। तीसरा मेरा eBay स्टोर है जहां मैं फेल होती दुकानों से स्टॉक खरीद कर ऑनलाइन बेचता हूं। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने मॉडल इंडस्ट्री में नाम कमाया और लोग मुझसे उनकी फेल होती दुकानों में हेल्प लेने लगे। इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करूं। देखते ही देखते ये एक साइड हसल बन गई। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक स्ट्रगल करती दुकान को विजिट किया और उनके स्टॉक के बदले एक बड़ी रकम ऑफर की। फिर मैंने इन आइटम्स को eBay पर लिस्ट किया और मैं कंप्लीटली शॉक था रिजल्ट्स देखकर। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर लिया। फिर और भी कई फेल होती दुकानों से स्टॉक खरीदने लगा। धीरे धीरे मेरे पास एक पूरा वेयर हाउस भर गया। अब मेरी टीम मेरे लिए eBay पर ये आइटम लिस्ट कर देती है। ये मेरे बिजनेस का बड़ा हिस्सा बन गया और मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी छोटी सी साइड हसल इतने बड़े बिजनेस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मार्क, मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं फेल होती दुकानों से स्टॉक खरीद सकूं। मैं इसे कैसे कर सकता हूं? तो यहाँ मेरी बेस्ट एडवाइस है eBay पर शुरुआत करने के लिए। स्टेप 1, उन दुकानों को आइडेंटिफाई करें जो पुराने लोग चला रहे हैं। दुनिया बदल रही है और पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स अब उतने इफेक्टिव नहीं हैं। बस यही दुनिया का तरीका है। दुनिया बदलती रहती है और आपको इसके साथ बदलना होगा अगर आप टॉप पर रहना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ पुराने बिजनेस ओनर्स समय के साथ पिछड़ जाते हैं और यहीं पर आप आते हैं। स्टेप 2, उन ओनर से बात करें और पूछें कि क्या आप उनका अनसोल्ड स्टॉक हैंडल कर सकते हैं और eBay पर लिस्ट कर सकते हैं बदले में कमीशन के लिए। इससे उन्हें उनका डेड स्टॉक निकालने में मदद मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे और यही आपका गेम चेंजर होगा। स्टेप 3, अब अपने प्रॉफिट का यूज करके सीधे अपने सप्लायर से खरीदारी करें। यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा
क्योंकि अब आप अपने प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। ये आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग सेलर की रेपुटेशन बनाने में मदद करता है। अगर आप इस साइड हसल को एक रियल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर से मेरी कैटेगरीज के बेस पर इसे रैंक करते हैं। सबसे पहले ईबे शॉप चलाने में कितना टाइम लगता है। मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, या शायद 4 भी, क्योंकि आपको खुद के प्रोडक्ट्स या डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस किसी और का स्टॉक आप बेच रहे हैं। अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो कोई वजह नहीं है कि आप सोते समय भी सेलिंग ना कर पाएं। दूसरी बात, आपको कितना पैसा चाहिए होगा। मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, क्योंकि आप $0 से भी शुरू कर सकते हैं, खासकर अगर आप कमीशन बेस पर सेलिंग कर रहे हैं जैसे मैंने रेकमेंड किया था। ये बहुत एक्सेसिबल है और बिजनेस को सीखने और ग्रो करने का बढ़िया तरीका है। तीसरी बात, हर हफ्ते $100 कमाना कितना आसान है। मैं इसे भी 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ 50 आइटम्स बेचने हैं जिनमें हर एक पर $2 का प्रॉफिट हो, और बूम, उस हफ्ते के एक्स्ट्रा $100 आपके पास होंगे। अब चौथा पॉइंट, स्टॉक मार्केट, जहां मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं और उसे टाइम के साथ ग्रो करने देता हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मेरी राय में हर किसी को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो महंगाई की वजह से आपका पैसा वैल्यू लूज कर रहा है। पिछले 60 सालों में एवरेज 3.8% का लॉस हर साल देखने को मिला है। इसका मतलब अगर आपका पैसा इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा तो आप हर सेकंड गरीब होते जा रहे हैं। एक परफेक्ट वर्ल्ड में आपके पास ऐसा सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए जो हर साल 8 से 10% का एवरेज रिटर्न दे, जिससे आप महंगाई को बीट कर पाएं और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स अब नहीं मिलते, लेकिन आप इसी तरह के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अचीव कर सकते हैं। स्टॉक किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और इसे खरीदकर आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक शेयर होल्डर होने के नाते आपके पास पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो स्टॉक आप ओन करते हैं अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आप उसे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। दूसरा तरीका डिविडेंड से पैसे कमाना है। डिविडेंड्स रेगुलर पेमेंट्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। सभी स्टॉक्स डिविडेंड्स नहीं देते, लेकिन अगर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बिना अपने स्टॉक्स बेचे भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने फोन से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा बेटा पिछले 1 साल से हर दिन 5 पाउंड इन्वेस्ट कर रहा है ट्रेडिंग 212 ऐप पर, बजाय सुबह की स्टारबक्स कॉफी खरीदने के। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और जैसा कि आप देख सकते हैं उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट अब 1783 पाउंड्स का हो गया है, जिसमें 276 पाउंड्स यानी हमारे अमेरिकन सब्सक्राइबर्स के लिए $359 का प्योर प्रॉफिट है। ये 18% से भी ज्यादा का रिटर्न है। ऑफ कोर्स पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर गारंटी नहीं होते, लेकिन एक छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए ये काफी अच्छा है। ऐसा सेटअप करने के लिए आपको बस पाई सिलेक्ट करना है और बस प्लस बटन पर क्लिक करना है। अब आप चुन सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलो वही इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जो मेरे बेटे ने किया था, S&P 500 इंडेक्स फंड। नाउ ऐड टू पाई पर टैप करेंगे और फिर एरो बटन। अब नेक्स्ट दबाइए और फिर ऑटो इन्वेस्ट। ये वैल्यू प्रोजेक्शन बहुत शानदार है, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि हिस्टोरिकल एवरेजेस के बेस पर आप कितना पैसा बना सकते हैं। बेशक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और ये भी हो सकता है कि आपको कम रिटर्न मिले, लेकिन ये अच्छा तरीका है ये अंदाजा लगाने का कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा बैक्ड प्रोजेक्शंस। मेरा मतलब, अगर हमने 31 साल तक हर महीने 250 पाउंड इन्वेस्ट किए होते तो इसका मतलब आप सिर्फ 94,250 पाउंड इन्वेस्ट करते और आपका पोर्टफोलियो 2.19 मिलियन पाउंड्स का हो सकता था। और अगर हम इसे 40 साल तक एक्सटेंड करें तो ये 8.63 मिलियन पाउंड्स का हो सकता है, यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा। नाउ इस इनकम स्ट्रीम को मेरी 3 कोर कैटेगरीज में रैंक करते हैं। सबसे पहले, इन्वेस्टिंग में कितना टाइम लगता है। मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि बस ऐप डाउनलोड कीजिए, पैसा डालिए और इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। वैसे भी मैं ट्रेडिंग 212 के बारे में बात करने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो इस वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहेंगे। उन्होंने हाँ कह दिया और एक फ्री स्टॉक ऑफर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 पाउंड तक हो सकती है। अब बस आपको अकाउंट खोलना है और कोड टिलबरी यूज करना होगा और कम से कम 1 पाउंड या यूरो से अकाउंट फंड करना होगा। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी फ्री स्टॉक्स पा सकते हैं। आप दोनों को फ्री शेयर मिलेगा, बस आपका दोस्त अकाउंट फंड करे। और अगर आपने पिछले 10 दिनों में अकाउंट ओपन किया है तो चिंता मत कीजिए, आप अब भी कोड टिलबरी यूज कर सकते हैं अपना फ्री शेयर क्लेम करने के लिए। दूसरा, आपको कितना पैसा चाहिए। मैं इसे फिर से 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने बेटे के एक्सपेरिमेंट में दिखाया है,
आप सिर्फ एक स्टारबक्स कॉफी की कीमत जितने पैसे या उससे भी कम से शुरुआत कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके की वजह से जल्दी शुरुआत करना ज्यादा बेहतर होता है ताकि समय आपके साथ रहे, भले ही आप हर महीने थोड़ी बहुत ही बचत कर पाएं। और थर्डली, हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है। मैं इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि शुरुआत में इस तरह के पैसे कमाना काफी चैलेंजिंग होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, पहले 100K के बाद नेटवर्थ वाकई तेजी से बढ़ने लगता है। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट से हफ्ते में $100 कमाना दुनिया की सबसे आसान चीज है। तो कौन जाने, जब तक आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तब तक इन्वेस्टिंग के जरिए आप $100 पर डे से भी ज्यादा कमा सकते हैं। पांचवा मेरा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है। मैं इन्हें फैमिलीज को रेंट पर देता हूँ। मैं एक ऐसी इनकम सोर्स बनाना चाहता था जो लगातार पैसे लाए, भले ही मैंने काम करना बंद कर दिया हो। तो मैंने कुछ रिसर्च की और तभी मैंने अपनी पहली रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी। असल में ये वही प्रॉपर्टी है और एक अपकमिंग एरिया में है जहां से लंदन के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट लिंक और अच्छे लोकल स्कूल्स मौजूद हैं। सच कहूं तो जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे इसका अफसोस होने लगा। असलियत ये थी कि इसे सुधारने में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और मेरा बहुत सारा पैसा इसमें फंस गया। लेकिन अब मैं कमिटेड था और इसे सफल बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने हर फ्री मोमेंट घर को खुद ही ठीक करने में लगा दिया ताकि पैसे बचा सकूं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये मेरा सबसे बेहतरीन डिसीजन था। इसकी वैल्यू 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है और मेरी बाकी प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर इसने मुझे सालों तक स्टेबल इनकम दी है। लुक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रियल एस्टेट में एंट्री लेना आमतौर पर काफी बड़े इन्वेस्टमेंट की मांग करता है, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे भी शुरुआत कर सकते हैं। इसे डील सोर्सिंग कहते हैं। इसमें आपको बस कंप्यूटर पर बैठकर अच्छे डील्स ढूंढने होते हैं और फिर उन्हें मेरे जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को भेजना होता है। बदले में आपको कमीशन मिलता है। मैं हमेशा बढ़िया डील्स की तलाश में रहता हूं और हजारों दूसरे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ 3 आसान स्टेप्स हैं जिससे आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। पहला स्टेप, खुद को एजुकेट करिए। लोकल रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी वैल्यू और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखिए। पूरी तरह से डूब जाइए, वीडियो देखिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। स्टेप 2, एक नेटवर्क बनाइए। रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कीजिए। लोकल रियल एस्टेट मीटअप्स अटेंड कीजिए और ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने कनेक्शंस को बढ़ा सकें। स्टेप 3, डील्स ढूंढना शुरू कीजिए। कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज या मोटिवेटेड सेलर्स को ऑनलाइन लिस्टिंग, ऑक्शन या लोकल इलाकों में जाकर ढूंढिए। जब कोई अच्छी डील मिले तो इसे अपने नेटवर्क में मौजूद इन्वेस्टर्स को फाइंडर की फीस पर ऑफर कीजिए। अगर आप लाइफ टाइम डील सोर्सिंग नहीं करना चाहते तो भी एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल रहेगा जब आप खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनेंगे। तब तक आपके पास पहले से ही सारी जरूरी नॉलेज होगी। मेरी नजर में ये एक विन विन सिचुएशन है। आप सीख भी रहे हैं और साथ में कमाई भी कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस इनकम स्ट्रीम को रैंक करने का। पहले ये समझते हैं कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में कितना समय लगता है। ये 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग का है क्योंकि अच्छे डील्स ढूंढने में टाइम लगता है और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शुरू में प्रॉपर्टी ठीक करने में थोड़ा वक्त डालना पड़ेगा। सेकेंडली, कितने पैसे चाहिए होंगे। अगर आप डील सोर्सिंग कर रहे हैं तो ये 5 आउट ऑफ 5 है क्योंकि इसमें स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने और मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। मेरी मानिए, लैंडलॉर्ड बनना हमेशा आसान नहीं होता। मुझे याद है जब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज खुद मैनेज करता था तो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी फोन कर देते थे। एक बार तो मैं तूफान के बीच में जाकर रूफ टाइल फिक्स कर रहा था। तीसरी चीज, कितना इजी है हर हफ्ते $100 कमाना। ये 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग का है क्योंकि $100 हफ्ते में कमाना काफी आसान है। अगर आप डील सोर्सिंग कर रहे हैं तो एक बढ़िया डील पकड़ने के बाद ही आपको हजारों डॉलर की कमीशन मिल सकती है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन से कमाई कर सकते हैं। छठा है मेरा कमर्शियल रियल एस्टेट। मैं ये वेयरहाउस अलग अलग बिजनेस को रेंट पर देता हूँ। ये वाला अभी मार्केट में आने ही वाला है। मैंने इसे बाद में एक्सप्लोर किया जब मैं पहले स्टॉक मार्केट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर चुका था। मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा। मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना था और आमतौर पर बिजनेस को रेंट पर देने से हर महीने ज्यादा कमाई होती है फैमिली किराएदारों के मुकाबले। लेकिन मेरे वेयर हाउसेस की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। चलिए इसे शॉर्ट रखते हैं और सीधे रेटिंग पर आते हैं। सबसे पहले, कमर्शियल रियल एस्टेट में कितना टाइम लगता है। मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। सच कहूं तो एक बार अच्छे किराएदार मिल जाए तो ये काफी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बन सकता है, लेकिन सेटअप करने में टाइम लगता है। जैसे सही वेयरहाउस स्पेस ढूंढना और उसे रेंट के लिए रेडी करना। एक बार जब सब सेट हो जाता है तो बस टेनेंट रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। दूसरा, इसमें कितना पैसा चाहिए। ये 1 आउट ऑफ 5 स्टार है क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट सस्ता नहीं होता और शुरुआती लागत काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप पूरा पैसा खुद नहीं लगाना चाहते तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस और पार्टनरशिप्स अक्सर अवेलेबल होते हैं। और तीसरा, हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है।
मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा क्योंकि इसमें काफी पोटेंशियल है। ज्यादातर कमर्शियल लीज $100 से काफी ज्यादा कमाई देती हैं। एक बार लीज हो जाने के बाद इस तरह की रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो दे सकती है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इस लेवल तक पहुंचने में टाइम लग सकता है। सातवां है मेरा पर्सनल ब्रांड, जहां मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं ताकि नेक्स्ट जनरेशन अपनी वेल्थ बढ़ा सके। बचपन में मैं हमेशा टीवी और मूवीज में फेमस लोगों को देखता था। ये बहुत एंटरटेनिंग लगता था, लेकिन सच कहूं तो एक्टर बनना एक नामुमकिन सा ख्वाब लगता था। आप ऐसा कभी नहीं सोचते कि मैं ये मूवी देखूंगा, इंस्पायर हो जाऊंगा और फिर स्टार बन जाऊंगा, क्योंकि मौके बहुत कम होते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जरिए आपको एक्टर या टीवी होस्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन से सब कुछ कर सकते हैं और साथ ही अमीर भी बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग होने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एक सेंस ऑफ पर्पस और अथॉरिटी मिलना, फेमस बनना और इनकम जनरेट करना, वो भी बिना किसी बॉस के प्रेशर के, और जब चाहें तब ट्रैवल भी कर सकते हैं। मैं सच बोलता हूं, जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और अपना पहला वीडियो डाला, मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे तो बस अपने बेटे के साथ काम करना था, अपनी कहानियां दुनिया के साथ शेयर करनी थी और कुछ लोगों की मदद करनी थी। मेरे लिए ये फेम और पैसे से ज्यादा लेगेसी का मामला है। लेकिन जब मैं आप लोगों से रियल लाइफ में मिलता हूं तो वो काफी कूल लगता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सच कहूं तो इन वीडियो से मुझे इनकम भी होती है, एड्स और स्पॉन्सर्स के थ्रू, और जो पैसा आता है उसे मैं अपनी टीम और बेटर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करता हूं ताकि और अच्छे वीडियोस बना सकूं। कल रात में अपने YouTube चैनल को स्क्रॉल कर रहा था और पुराने वीडियोस देख रहा था। वो मोमेंट मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत स्पेशल था, ये देखकर कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है। खैर, मेरी बातें बहुत हो गई। अब बात करते हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ऑडियंस ग्रो कर सकते हैं और इनकम कमा सकते हैं। स्टेप 1 है रिसर्च। हाँ, ये सुना सुना लग सकता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हैं तो एक क्लियर लेन और मैसेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लेन है पर्सनल फाइनेंस और साइड हसल्स, और मेरा मैसेज है नई जनरेशन को वेल्थ बिल्ड करने में मदद करना। अगर मैं ऐसे ही रैंडम चीजें पोस्ट करता रहता, जैसे एक दिन आरसी मॉडल्स के बारे में बात करता, दूसरे दिन कार्स, फिर गोल्फ और फिर इन्वेस्टिंग, तो क्या आप मुझे सब्सक्राइब करते? शायद नहीं। और उसका रीजन ये है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप किस चीज के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो पहले सोचिए कि आपका इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस किस में है, फिर उस फील्ड के पॉपुलर यूट्यूबर्स की रिसर्च कीजिए और अपने अंदाज में कंटेंट बनाइए। स्टेप 2 है क्रिएट करना। याद है कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पिछले कुछ सालों में मेरे वीडियो कितने इंप्रूव हुए हैं। यही वजह है कि आपको बस शुरू करना होता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ सीखने में लग जाते हैं ताकि वीडियो अच्छी बने, लेकिन एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करते। तो अब इंतजार किस बात का? अगर आपने रिसर्च कर ली है और आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो कंटेंट बनाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए। स्टेप 3 है मोनेटाइज। कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस पे पैसे नहीं कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मानिए या ना मानिए, कंटेंट बनाना एक फुल टाइम जॉब जैसा है और जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको इससे कोई इनकम नहीं हो रही है तो वो सारा टाइम और किसी जॉब या बिजनेस पर लगाया जा सकता था। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया क्रिएटर को पहले पैसे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बस अच्छे वीडियोस बनाए जाइए जो लोगों को पसंद आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बिल्ड होगी जो आपके कंटेंट के लिए बार बार आएगी और जो फ्यूचर में मोनेटाइज करने के लिए जरूरी है। जब आपकी एक लॉयल ऑडियंस बन जाए तो पैसे कमाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है एड रेवेन्यू। YouTube आपको पैसे देगा उन एड्स के लिए जो आपके वीडियोस के पहले, बीच में और बाद में चलते हैं। दूसरा है ब्रांड डील्स, जिसमें आप ब्रांड से नेगोशिएट कर सकते हैं और या तो एक फिक्स्ड अमाउंट कमा सकते हैं या कमीशन, या दोनों। और तीसरा है अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, जैसे एक कोर्स या एक ऑनलाइन कम्युनिटी। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। सबसे पहले, कितना टाइम लगता है एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में? मैं उसको टाइम इन्वेस्टमेंट के मामले में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि जब आप नए होते हैं तो नेचुरली सब कुछ सीखने में टाइम लगता है। लेकिन इवन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तब भी कंटेंट क्रिएट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं इसको सिर्फ 1 स्टार नहीं दूंगा, क्योंकि कम से कम यहाँ आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो बिना किसी बॉस के प्रेशर के। दूसरा, कितना पैसा लगता है? इसको मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कैसे काम करना चाहते हैं। अगर आप लो बजट पर काम करना चाहते हैं तो एक आईफोन और सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी काफी है, पर अगर आप हाई क्वालिटी चाहते हैं तो बेस्ट कैमरा, एडिटर्स और भी चीजें ले सकते हैं। तीसरा, क्या $100 पर वीक बनाना ईजी है? मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस बनाना एक तरह से डिजिटल रियल एस्टेट बिल्ड करने जैसा है। हाँ देखिए, स्टार्टिंग में कुछ मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता है। पर एक बार जब आप ये क्रॉस कर लेते हैं और मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर लेते हैं तो $100 पर भी कमाना काफी रियलिस्टिक हो जाता है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उसको कैसे वाइजली इन्वेस्ट करें, तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, लेकिन अभी उस पर क्लिक मत कीजिए। पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।